हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो उनके साथ हम एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं जिनमें वो आपको गाइड करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, किन किन डिफ़िकल्टीज का सामना किया, क्या मिस्टेक्स की। ये इंटरव्यूज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आपको तरीका पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये एक तरीके से इंटरव्यू वीडियो नहीं है, आगामी भर्तियों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है। तो आज हमारे साथ जयपुर से आशीष नवारिया जी है। इनका सीबीएसई अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है। न केवल सीबीएसई अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है बल्कि सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ भी इन्होंने क्लियर की है। और सीबीएसई का एक रूल होता है कि आपने दो वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है, दो एग्जाम दिए हैं और दोनों आप क्लियर कर रहे हो, तो जो हायर पोस्ट है वहीं पर आपका सिलेक्शन होगा, जो लोअर पोस्ट है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। और एक खास बात कि सीबीएसई अकाउंटेंट में एससी की केवल एक ही सीट थी, उस पर इनका सिलेक्शन हो गया है। तो इनसे हम सभी बातें जानेंगे। तो आशीष जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। सर धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना सपोर्ट किया। और सीएम जी से जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे सर। आशीष जी ऐसे ही ये आगे बत भी। आशीष जी ये बताइए कि इतने टाइम से प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो फाइनली जब पीडीएफ में आपको अपना रोल नंबर नजर आया कि फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का, सबको कैसा लगा? सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब पीडीएफ में रोल नंबर मैंने चेक किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने देखा कि मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या पता ही कि मैं सपना देख रहा हूँ। एक बार आपको फिर मैंने कॉल किया सबसे पहले कि मैं सर को कॉल करके एक बार पूछते कंफर्म करते हैं क्या है क्या स्थिति है। फिर मैंने आपको कॉल किया, फिर बताया, मम्मी पापा को बताया तो वो खुश हुए। तो स्टूडेंट, ये जो फीलिंग होती है पीडीएफ में अपना रोल नंबर देखने वाली, फाइनल सिलेक्शन वाली, ये लाइफ में केवल एक बार ही आती है, फिर से नहीं आती है। और उस टाइम जो फैमिली को खुशी होती है सरकारी नौकरी लगने की, वो लाइफ में फिर से कभी भी नहीं हो सकती है। आशीष जी का मुझे कॉल आया और न केवल इन्होंने बात की, इनकी माता जी से मेरी बात हुई। तो मतलब उस वक्त हमें ये लगता है कि हम बिल्कुल सही प्रोफेशन में हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं सोसाइटी के लिए और देश के लिए। तो आशीष जी ये बताइए कि आप कौन से ईयर से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस दौरान कौन कौन से एग्जाम दिए, उनमें कहाँ तक पहुंचे? सर मैं सबसे पहले तो मैं 2022 से जब जो अधीनस्थ बोर्ड की जूनियर अकाउंटेंट आई थी ना, जब से प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मेरी 2022 में एमकॉम कंप्लीट हुई थी। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में लगा था। और उस समय क्या था कि एक वैकेंसी आई थी ईएमआरएस की। उसने उसको भी सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था। तो उसमें क्या है कि कट ऑफ थोड़ी मतलब 2-3 नंबर से मैं थोड़ा पीछे रह गया था कट ऑफ से। तो मेरे को पैटर्न तो पता चल गया था सीबीएसई का, भाई इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑफलाइन। और ये था। फिर उसके बाद मैंने एफसीआई, उससे पहले एक एफसीआई की भी दी थी, उसमें प्री क्लियर करी, फिर मेंस में नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। तो ये मैंने 2 एग्जाम दी थी। और एक अधीनस्थ बोर्ड की जो सीईटी के थ्रू जूनियर अकाउंटेंट आती है, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट, वो दी थी मैंने, पर उसमें मेरा सर सीईटी में नहीं हो पाया सर। उसमें सीईटी में क्या है कि वो जो भ्रामक तत्व है, जो सीईटी से बाहर रहेगी वैकेंसी, ये कई चीजें ऐसी ऐसी हो गई नेगेटिव, जो जैसे सीईटी क्लियर ना नहीं हो पाई। तो स्टूडेंट, जल्दी ही सिलेक्शन हो गया है इनका। लगभग 3 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल भी नहीं हुए हैं, आप ये मान सकते हो 2.5 साल में ही इनका सिलेक्शन हो गया है। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने टीआरए जीआरए की प्रिपरेशन की जिसमें इनका सीईटी क्लियर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उस पॉइंट पर अपन आगे आएंगे। एफसीआई का इन्होंने एग्जाम दिया जिसका केवल प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हो पाया। ईएमआरएस में भी ये 2-3 नंबर से रह गए। और ये चौथा एग्जाम था सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट और एग्जाम और अकाउंटेंट, जिनमें इनका सिलेक्शन हो गया। ईएमआरएस अकाउंटेंट का आपको ध्यान होगा, 4 स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्टेड थे: सौरभ, आशीष, सूर्या और मयंक। तो आशीष जी ये बताइए कि इतने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, 2.5-3 साल से, हालांकि ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो इनमें रह गए तो कभी डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ क्या? खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा, किस पर्सन ने, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया?
सर डीमोटिवेट तो ये था कि पर जो अपना जीके वाला पेपर होता है ना, उस वजह से नंबर बैठ नहीं पा रहे थे मेरे, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैं आपके पास से पढ़ रहा था, इनकम टैक्स ऑडिट कॉस्टिंग वगैरह, इस पे तो अच्छी पकड़ हो गई थी मेरी। पर मैंने मेरी कमियों को देखा, मैं वो कमियां 2-3 एग्जाम में दोहरा चुका था कि जो मैं जीके वगैरह है, मैथ रीजनिंग, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था मैं बहुत ज्यादा। तो मैंने सबसे पहले ये कमियों को दूर किया। जैसे कमियों को इनको दूर किया तो फिर इसमें सिलेक्शन हो गया सर मेरा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बताता हूँ। सीबीएसई के अंदर 3 वैकेंसीज थी। एक थी जूनियर अकाउंटेंट, एक थी अकाउंटेंट और एक थी अकाउंट ऑफिसर। 3 वैकेंसीज थी। इन्होंने 2 के पेपर दिए थे, सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट का और सीबीएसई अकाउंटेंट का। एओ का नहीं दिया था। जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट दोनों की कट ऑफ इनकी क्लियर हो रही है, लेकिन सीबीएसई में जो हायर पोस्ट है केवल उसी में ही सिलेक्शन होता है यदि दोनों कट ऑफ क्लियर हो रही हो तो। जूनियर अकाउंटेंट में इनके 148.5 मार्क्स है, जबकि कट ऑफ 144.5 गई है। और अकाउंटेंट में इनका स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर बताया था आपने? 157.5। 157.5 इनका स्कोर बन रहा है। एक साथ में टाइपिंग टेस्ट भी होता है जो केवल क्लियर करना था, उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं थे। अकाउंटेंट में केवल एक ही पोस्ट थी एससी कैटेगरी में, उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि इन्होंने बताया आशीष जी ने कि इन्होंने अपनी मिस्टेक्स को पहचाना। स्टूडेंट, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही है। आपको वो मिस्टेक्स पहचाननी पड़ेगी, फिर उसको दूर करना पड़ेगा। तो इनको पता चला कि कॉमर्स पोर्शन इनका स्ट्रोंग है, लेकिन जो जनरल पेपर है वो इनका वीक है। और इन सीबीएसई वाले पेपर में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके और साथ में जो स्कूल एजुकेशन या पेडागोजी या साइकोलॉजी जिसे आप कहते हो, वो सब्जेक्ट्स थे। तो आशीष जी, आप ये बताइए कि कॉमर्स स्टूडेंट जनरल पेपर को कैसे स्ट्रोंग करें, क्योंकि वो बोरिंग भी लगता है, प्रिपेयर भी नहीं होता। तो आप रिसोर्सेज, बुक्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूट्यूब चैनल सब बता सकते हैं। सर मैं तो ये स्टूडेंट को ये रेफर करना चाहूंगा कि जो मैथ और रीजनिंग है ना, उसमें स्कोर अच्छा लाया जा सकता है। जैसे मैथ मेरा था, क्या था कि मैथ में मेरे पूरे फुल में से फुल थे, मैथ और रीजनिंग में। तो उसमें अगर अपन स्कोर ला सकते हो उसमें पूरे में से पूरे। बाकी जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इनमें तो फिर भी थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। बाकी मैथ रीजनिंग पे अगर कमांड की जाए ना, तो उसमें वो कोई ऐसी सब्जेक्ट है नहीं जो नहीं की जा सकती। बाकी ओ- और सब्जेक्ट तो हो जाती है। और कुछ रिसोर्सेज वगैरह, यूट्यूब चैनल, कोचिंग, बुक्स वगैरह जनरल पेपर के लिए? जनरल पेपर के लिए सर मैंने मैथ के लिए मैंने करी थी, अभिनय मैथ सर है यूट्यूब पे, उनकी मैंने करी थी, अभिनय मैथ सर की। और एक है अभिनय राजपूत, उनकी मैंने करी थी सर मैथ के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए। बाकी मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने यूट्यूब क्लास से ही कर लिया था मैथ और रीजनिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट, जनरल पेपर के लिए मैं आपको आसान भाषा में गाइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा बार मैंने किया है। तो वो पहली चीज़ तो आप ये याद रखें कि जो भी आप कॉमर्स कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें आपका स्कोर बनेगा या सिलेक्शन होगा कॉमर्स पोर्शन के कारण। कॉमर्स पोर्शन में आप जितना स्ट्रॉन्ग खींच सकते हो उतना जनरल पेपर में नहीं बनेगा। लेकिन जनरल पेपर आपको एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा कि 50% क्वेश्चन आपके हो जाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, जैसे इनका मैथ रीजनिंग था। और मैं मानता हूं कि मैथ रीजनिंग को आप जनरल पेपर मानिए ही मत। मैथ रीजनिंग समझने के सब्जेक्ट है, कॉमर्स जितना स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो मैथ रीजनिंग को बिल्कुल अच्छे से कीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए हमने क्लासेज भी डाली हुई है और वो सफिशियंट है कॉमर्स कंपटीशन के एग्जाम के लिए। लेकिन कुछ कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम में मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाती है। ईएमआरएस में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, एफसीआई में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी। तो पहले आप हमारे वाले कोर्स से कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी बुक्स वगैरह से कर सकते हैं। मथुरिया नाम से बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। इंग्लिश का ऐसा है कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन का सिस्टम ये होता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन देखेंगे,
जो आपको सही लग रहा है उस पर आप टिक लगाएंगे। 10 में से 6 क्वेश्चन हो जाएंगे यदि आप इंग्लिश मीडियम है। यदि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। हिंदी में भी जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनको कीजिए, प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। करंट अफेयर्स वगैरह भी आप इजीली कर सकते हैं, मतलब करना जरूर पड़ेगा। और जनरल पेपर आप किसी भी बुक्स वगैरह से कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, कोचिंग वगैरह कहीं से भी कर सकते हैं, सब सेम ही कराते हैं। ठीक है, आशीष जी ये बताइए कि आजकल एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि राजस्थान के स्टूडेंट सेंट्रल वैकेंसीज के फॉर्म नहीं भरते। 5-5 बिल्कुल। साल वेट कर लेंगे कि जेवीवीएनएल की वैकेंसी आएगी तब हम एग्जाम देंगे, वरना हम सरकार को सुनाते रहेंगे वैकेंसीज नहीं आती। मतलब दुनिया भर के रीजन, सरकार ने खराब कर दिया, बोर्ड ने खराब कर दिया, सिस्टम खराब है, कोचिंग खराब है, ये है वो है। लेकिन स्टूडेंट मैं ये मानता हूँ कि यदि आप एक साल में 7-8 एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, एक साल में 7-8 एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो। और 4-5 साल में एक दे रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना लगभग लगभग नहीं है। तो नहीं। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात भी की कि आप सेंट्रल वैकेंसीज के फॉर्म क्यों नहीं भरते हैं, तो जो रीजंस मुझे स्टूडेंट्स ने बताए, कुछ स्टूडेंट तो ये कहते हैं कि हमें राजस्थान में ही रहना है। तो उसका लॉजिक मैं ये देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि 100 किलोमीटर दूर मान लीजिए हरियाणा है, और हरियाणा नहीं जाएंगे, दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे 100 किलोमीटर दूर, लेकिन 400 किलोमीटर दूर जैसलमेर जाने को तैयार है। मतलब ये लॉजिक समझ बिल्कुल में नहीं सर। आता कि राजस्थान में रहना है। उनको दूरी से फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको फर्क पड़ रहा है दूसरा स्टेट। उनको लगता है कि पता नहीं जो निकटवर्ती राज्य है उसमें पता नहीं कौन सी भाषा बोली जाती होगी, कैसे लोग होंगे, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। दूसरा लॉजिक स्टूडेंट ये देते हैं कि सर सेंट्रल वैकेंसी है तो पूरा देश फॉर्म भर रहा है, उसमें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। आप ये देखिए टीआरए जेआरए की कट ऑफ देखिए और सीबीएसई अकाउंटेंट की कट ऑफ देखिए। टीआरए जेआरए केवल राजस्थान की वैकेंसी थी, 5,000 सीट थी, उसके बाद कट ऑफ कितनी गई। और ये सीबीएसई अकाउंटेंट में एससी की केवल एक ही सीट थी, जो इनका स्कोर है 157.5, वही कट ऑफ है, और 300 नंबर का पेपर था। तो इसकी कट ऑफ देखिए कि किसकी कट ऑफ कम जा रही है। तो आशीष जी आप ये बताइए कि आप भी शुरुआत में ऐसा सोचते थे क्या कि हमें राजस्थान से बाहर की वैकेंसीज के फॉर्म नहीं भरने, या खुद की साइकोलॉजी आपने कैसे सेट की कि अपन को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए चाहे कहीं पर भी मिले? नहीं सर, मेरा सबसे पहले पर्पज ही ये था कि मैं स्टेट राजस्थान स्टेट में जॉब ना लेके सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाऊं। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम मैंने एफसीआई की ही दी थी। मेरा तो ये नहीं था कि परसेप्शन की भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा। मेरा ये था कि भाई कॉमर्स की अगर कोई भी वैकेंसी आती है ना तो अपन को देना है। मेरे जो बड़े भैया हैं, नीरज नावरिया उनका नाम है, वो 2013 में लगे थे, डब्ल्यू बने थे, डब्ल्यू ग्रेड सेकंड बिजली विभाग में। तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता रहा, पापा से भी मोटिवेशन मिलता रहा, घर वालों से, सबसे। मेरे जो नाना जी वगैरह हैं वो भी क्या विद्युत निरीक्षक है, डिपार्टमेंट में अच्छे पद पे है। तो उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा कि भाई अपन को किस विभाग में जाना है, कहाँ जाना है। तो इस हिसाब से सब यही कहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट के बजाय। तो मैंने ऐसा कभी बैरियर नहीं करा कि भाई मुझे भाई स्टेट गवर्नमेंट में ही रहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। तो जो भी वैकेंसी आती रही कॉमर्स की वो मैं देता रहा। तो क्या है कि वो जो मेरे बड़े भैया वो हमेशा ये बात बोलते थे कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा कॉमर्स की भर्ती का फायदा मिलता है, अदर वैकेंसी का फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। तो ये बात मेरे को शुरू से ही पता थी कि भाई कॉमर्स के स्टूडेंट को हमेशा कॉमर्स की भर्ती का ही फायदा मिलेगा। इसके अलावा कहीं और पटवारी में वीडियो में कंपटीशन बहुत हाई है, वहां अपने नहीं चलेगी। स्टूडेंट मैं आपको शॉर्ट में बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, ये एडवाइस यदि आप फॉलो करेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, सेल्फ पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बार दिया है कि मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल परचेज करना है, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर गए और वहां पर आपने सर्च किया, केवल स्मार्टफोन सर्च किया, तो आपके पास हजारों ऑप्शन रहेंगे, हजारों लाखों ऑप्शन रहेंगे। फिर आपने उसमें एक फिल्टर लगाया
कि मोबाइल अंडर 20,000, तो ऑप्शंस आपके पास आधे रह गए। उसके अंदर भी आपने ऑप्शन लगाया कि वन प्लस, तो ऑप्शन आपके अंदर और कम रह गए। उसके बाद आपने और कोई ऑप्शन लगाया कि इसके अंदर भी हमें 5G चाहिए, और कम ऑप्शन हो गए। फिर आपने लगाया कि हमें तो इस पिंक कलर के अंदर चाहिए, उसके अंदर मेमोरी वेमोरी दुनिया भर के आपने ऑप्शन लगा दिए। तो लास्ट में हो सकता है कि एक ही ऑप्शन बचे, या हो सकता है एक भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचे। कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है। इतनी वैकेंसीज ना आर्ट्स में आती है ना साइंस में आती है, फिर भी स्टूडेंट कहता है कॉमर्स के अंदर वैकेंसीज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने दुनिया भर के फिल्टर लगा रखे हैं। मेरी 3-4 दिन पहले ही एक गर्ल स्टूडेंट से बात हुई जिनका टीआरए जेआरई में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि सर अब हम क्या करें, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला बहुत सारी वैकेंसीज आती है, आप तैयारी करो। तो वो बोलते हैं सर कहाँ आती है, कॉमर्स की तो कोई वैकेंसीज ही नहीं आती। तो मैंने बोला कि आप मुझे ईयर बताइए, 2022 की बताऊं, 23 की, 24 की या 25 की। हर साल की मैं आपको कम से कम 12, 13, 15 वैकेंसीज बताऊंगा, लेकिन आपको फिल्टर हटाने पड़ेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर फिल्टर तो हमने लगा रखे हैं, हमें तो राजस्थान में ही चाहिए, उसमें भी हमें तो टीचिंग वाली जॉब चाहिए, उसमें भी ये चाहिए, उसमें भी ये चाहिए। तो फिर ऐसे जाकर के आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक साल में कम से कम 8 वैकेंसीज की हमारी गारंटी है। फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन होने के बाद यदि आपको लगता है कि वहां ज्वाइन करना आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो चाहे ज्वाइन मत कीजिएगा, लेकिन एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ज्वाइनिंग लेना या नहीं लेना वो बाद का मैटर है। गर्ल स्टूडेंट्स के साथ कुछ इशू हो सकते हैं कि वहां पर ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन मत करना, लेकिन आप सिलेक्शन तो लेकर के दिखाइए। उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, प्रिपरेशन होगी। कुछ गर्ल स्टूडेंट के साथ ये समस्या रहती है कि इतनी दूर हम तो एग्जाम देने नहीं जा सकते, कौन जाएगा हमारे साथ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, अगर एग्जाम दे सकते हैं तो जरूर से आपको देने पड़ेंगे। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। सेंट्रल वैकेंसी है, कोई प्रोबेशन नहीं है, फुल सैलरी मिलेगी, अच्छे सिटी में रहने को मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। जो अपना कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकलिए। ऐसा क्या है, मतलब गांव के अंदर कि आप उसी लाइफ को जीते रहेंगे? मतलब आप खुद को भी कंजर्वेटिव बना रहे हो, अपनी फैमिली को भी कंजर्वेटिव बना रहे हो, और जो आपकी अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें भी आप वहीं पर रखना चाहते हो। सिटी में जाएंगे, बड़ी सिटी में जाएंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा। बाकी आपकी खुद की मर्जी है। आशीष जी ये बताइए कि आजकल है ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है अलग अलग रीजन की वजह से। हर इंसान पत्रकार बना हुआ है, टेलीग्राम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, यूट्यूब पर सभी ने अपने चैनल बना रखे हैं। तो न्यूज़ आती है अलग अलग टाइप की, ये नहीं होगा, ये बंद हो गया, ट्रेजरी बंद हो गई, सरकार चेंज हो गई, सीईटी नहीं होगा, सीईटी हो जाएगा, सीईटी लग गया तो 80% कट ऑफ जाएगी, 10 साल तक भर्ती पूरी नहीं होगी। उसके बाद ट्वीट कैंपेन, आंदोलन, दुनिया भर की चीजें चलती है। तो इन चीजों से कभी आपका टाइम खराब हुआ क्या, या खुद को कैसे दूर रखा? और ये कहना आसान है कि खुद को इन चीजों से दूर रखो, लेकिन दूर रखें कैसे, ये बताइए आप। सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा 2022 में जब अधीनस्थ बोर्ड की टीआरए जेआरए आई थी ना कैलेंडर में, जब वो सीटी से बाहर थी, तो उस समय तो फिर सितंबर में दोबारा कैलेंडर रिवाइज हुआ, फिर दोबारा उसको सीटी के अंदर डाल दिया गया। तो उस समय टेलीग्राम पे ये अफवाह चली थी कि भाई जूनियर अकाउंटेंट टीआरए जेआरए सीटी से बाहर रहेगी। ये टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा यूट्यूब पे चलने लग गया। तो इस वजह से कई मेरे मेरे जो कई दोस्त हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, जो उन्होंने भी इस चक्कर में आके सीटी की प्रिपरेशन नहीं करी और वो सीटी से बाहर हो गए। सीटी से बाहर होने के बाद सीटी की एग्जाम लग गई। सीटी की एग्जाम लगने के बाद यूट्यूबर टेलीग्राम वगैरह पे ये चलने लगा कि भाई अगर ये कट ऑफ इतनी हाई चली गई है सीटी की, एससी की, जनरल की, सबकी बराबर निकाल दिए। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि वो कोर्ट केस वगैरह में लोगों के बच्चों के कई पैसे खाए। इसमें मैंने भी कुछ टेलीग्राम में जो थे चैनल चल रहे थे उनको मैंने पैसे दिए थे। मैंने भी, मेरे जो एक सीनियर है, बड़े भैया ही लगते हैं, तो उन्होंने भी पैसे दिए, हम गए करे कि भाई सीटी से बाहर हो जाएगी और एग्जाम दे लोगे तुम और ये हो जाएगा। हालांकि मैंने एग्जाम तो दी थी उसकी, नंबर भी अच्छे आए थे मेरे। पर वो क्या है कि वो सीटी के कारण वो नहीं हो पाया। पर मैं तो यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि भाई
ये जो भ्रामक चीजें है ना कि भाई सीईटी से बाहर कोर्ट केस वगैरह, इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे इन चीजों के बजाय, जो बेस्ट है। क्योंकि स्टूडेंट ये न क्या केवल बिजनेस बना रखा है, बिजनेस बना रखा है इन्होंने। स्टूडेंट न केवल एग्जाम के लिए बल्कि पूरी लाइफ के लिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि जो हो चुका है ना उस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो हो सकता है, जो बचा हुआ है, केवल उस पर कंट्रोल कीजिए। यदि आपके पास 1000 रुपए है और 900 रुपए हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जो 100 रुपए बचे हैं उसी से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। सेम ऐसा ही है, सीईटी लग गया, सीईटी लगने के कारण आपका भी लॉस और हमारा तो बहुत ज्यादा लॉस। आपका तो केवल एक जॉब का लॉस हो रहा है, हमारी तो बहुत बड़ी रिवेन्यू का लॉस हो गया सीईटी लगने के कारण। खैर, लग चुका है। लगने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे कि भाई लग तो चुका ही है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है विद इमीडिएट इफेक्ट, तो जो है उसी से बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं और जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करवाते हैं। दूसरा तरीका ये था, बच्चों को आंदोलन में झोंक दो, बच्चों को बहका दो, जिससे बच्चों के दम पर सीटी हट जाए तो अपना फायदा हो। लोगों ने यही किया। आपको बुरी लगेगी मेरी बात और मैं चाहता हूं कि आपको बुरी लगे। गवर्नमेंट ने 8 महीने पहले ये बताया विद इमीडिएट इफेक्ट सीईटी इज एप्लीकेबल, और 8 महीने प्रिपरेशन करके यदि आप 50% नहीं ला सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का। 50% तो आपको वैसे भी लाने हैं जनरल पेपर में। लोगों ने आपको बहकाया और होता क्या है, देखो लोगों की गलती नहीं है। जो गलत बात होती है ना उसको अपन इजीली मान लेते हैं, और जो सही बात होती है, मैं अगर ये कहूं कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल पढ़ना पड़ेगा, 3 साल पढ़ना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन ये कहा जाए कि भाई सीईटी नहीं लगेगा, तैयारी मत करो, इस लाइन का मतलब ये है वो है, तो आप लोगों ने फिर प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की। फिर 1.5 महीने पहले जब गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ये सिलेबस है, फिर दूसरा रोना शुरू हो गया कि इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, हम कैसे करें तैयारी। उसके बाद पेपर होने के बाद एक तीसरा रोना शुरू हो जाता है कि हमें तो ये बताया नहीं कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तुमने जीके में से इतने क्वेश्चन कैसे दे दिए। तो कहने का मतलब वो जो 2 4 5% बच्चे थे ना उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है इन चीजों से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आए कभी यकीन ना करें, ना मेरा यकीन करें न किसी और का यकीन करें। केवल ऑफिशियल न्यूज पर यकीन करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और एक बात मैंने पहले भी कही है, टेलीग्राम ग्रुप्स जो अलग अलग टाइप के दुनिया भर के ज्वाइन करके रखते हो या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखते हो उनको छोड़ दीजिए। केवल एक दो ग्रुप जो अच्छे आपको लगते हैं या टीचिंग वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्यूशन वाले, उनको ज्वाइन करके रखो। उन ग्रुप्स को ज्वाइन मत करो जिनमें सारे दिन यही चर्चा चलती रहती है। और उस बच्चे का तो भविष्य बिल्कुल खराब है जो उन टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन बने हुए हैं। स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप के जो एडमिन बने हुए हैं जिनमें डेली अलग अलग प्रकार के मुद्दे चलते रहते हैं, उन बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा। उन बच्चों को लगता है कि हमारी थोड़ी सी पोजीशन उठ गई, ग्रुप में सब बच्चे हमको सर सर बोल रहे हैं, हम चाहे जिसको ब्लॉक कर देते हैं, हम इतने बच्चों को प्रभावित कर देते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है। आशीष जी, ये बताइए कि सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा? सर मुझे सबसे पहले आपके कंटेंट में जो हर एक चीज टॉपिक है ना, डिटेल में जो टॉपिक आपने कंटेंट में डाल रखा है, वो सर बहुत बेनिफिट निकला मेरा। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई जो सीए फाइनल का जो स्टूडेंट है ना, उस लेवल का आपने कंटेंट डाल रखा है और वो भी बिल्कुल ब्रीफ में। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला, कोस्टिंग में भी, इनकम टैक्स में जो माइनर माइनर क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, माइनर क्वेश्चन भी, बारीकी वाले क्वेश्चन जो सब्जेक्ट की जो ड्राफ्टिंग करता है, वो जो एग्जामिनर शब्दों की ड्राफ्टिंग जो सेट करता है, वो क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं ए टू जेड। तो वहीं से ही लैंग्वेज वहीं से उठ के आ जाती है। अकाउंट्स में बात करूँ तो अपने 11th 12th की अकाउंट्स की बात कर लो, चाहे आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर लो, कंपनी लॉ की बात कर लो, तो उसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही मिलते हैं लैंग्वेज में से ही। जो सर ने जे आपने पढ़ा है और जो अभिषेक सर ने पढ़ा है उसमें से मिल जाते हैं सर सारे क्वेश्चन। बाकी हाँ। मैं स्टूडेंट को ये सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको कॉमर्स की प्रिपरेशन करनी है तो केवल सीएमजे का जो वो जेवीएनएल अकाउंटेंट वाला कोर्स है वो आप परचेज कर लीजिए। और सब्जेक्ट के ना इन डिप्थ में है ना,
चाहे उसको टाइम लगे, एक वीडियो को चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, कंटेंट को 2 बार और 3 बार पढ़ना पड़े, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए आप। या हैंड रिटन नोट बना लीजिए, अगर आप प्रिंट भी नहीं निकलवा सके तो उसके हैंड रिटन नोट्स बनवा लीजिए। क्योंकि मैंने क्या किया था सर कि मैंने हैंड रिटन नोट्स लिख के मैंने हैंड रिटन बनवा ली और उनको ही मैं बार-बार पढ़ता गया, बार-बार पढ़ता गया। अब 25 से 30 बार रिवीजन कर लो उसका, तो आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाता है। वो क्या लैंग्वेज ऐसे कैसे कॉमर्स में उठ के आती है। वो जो आपने कराया है उसमें से ऐसे कैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उसके वो बाहर नहीं जाता उससे कुछ भी। आपको हमारे बारे में सबसे पहले पता कहाँ से चला? वो सर मैंने इंटरव्यू देखा था आपका, वो एफसीआई वाला था ना जो इंटरव्यू, वो मैंने सबसे पहले देखा था। जो आपने डाल रखा था वो एक बच्चे शायद कितने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उस टाइम मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। हालाँकि मैं जानता था कि मैं अभिषेक सर जो है जेईओ है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर है। मैं इतना वाकिफ़ तो था पर उनसे, पर मेरे को ये ध्यान नहीं था कि भई इस तरीके से कंटेंट अवेलेबल करा रहे हो, इतने सिलेक्शन दे रहे हैं। इतनी बड़ी संस्था है, भई इतने सिलेक्शन दे रही है, तो फिर मैंने जॉइन किया। जेईई वाला कोर्स परचेज़ किया आपका, जब डिस्काउंट चल रहा था। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में मैंने परचेज़ कर लिया, 2600 कुछ में ही परचेज़ कर लिया मैंने उसको। तो फिर उसमें मैंने कंटेंट निकाल के उनको पढ़ा करा, तो उसमें से मेरा हो गया सर, ईज़िली हो गया उसमें तो। कोई और दिक्कत नहीं क्या है उस कॉमर्स वाले पार्ट में तो। और क्या कम अच्छा लगा, या फिर क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे स्टूडेंट को और ज़्यादा बेनिफिट हो? इम्प्रूवमेंट तो सर ऐसा कुछ है नहीं, उसमें से उससे बाहर तो क्या ही जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं। बस ये है कि वो दिक्कतें कॉमर्स के स्टूडेंट को जीके वाले पेपर में आती है। जो जनरल नॉलेज का वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, तो उसके लिए मैं एक सलाह दूँगा कि अपन को जो ग्रंथ है ना वो नहीं पढ़ने जीके में। अपन को क्या है बेसिक बेसिक, जैसे एक एक मैंने पढ़ी थी मनोहर पांडे की आती है, पतली सी किताब आती है। तो वो मैंने फ़ॉलो की थी। मनोहर पांडे सर, मनोहर पांडे नाम से आती है वो किताब। तो उसको फ़ॉलो कर लो आप, और करंट के लिए स्पीडी की जो मंथली आती है अर्धवार्षिक वाली आती है, उसको फ़ॉलो कर लो। तो उस उधर से कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है। यही है। ठीक है। तो स्टूडेंट, इनको हमारे बारे में पता कहाँ से चला था? ये हमारे रिजल्ट पर हमने जो सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू डाले थे, सौरभ, आशीष, सूर्या, मयंक, उनके वीडियो हमने इन्होंने देखे थे। सूर्या जी का वीडियो बहुत बढ़िया था। सूर्या की चमक अलग है, सूर्या की दमक अलग है। और इनको हमारा जो कंटेंट है वो डेप्थ लगा, उस वजह से अच्छा लगा कि कंटेंट में कहीं भी कुछ भी छोड़ नहीं रखा है। डेप्थ होने के साथ साथ ब्रीफ भी था कंटेंट। देखो, डेप्थ होने के साथ साथ कंटेंट ब्रीफ भी हो सकता है। डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चीज़ों बिल्कुल। को टू द पॉइंट किया गया है, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है। जो स्पेशल वर्ड्स है उनको अलग कलर में किया गया है और बहुत ज़्यादा समराइज तरीके से किया गया है। तो स्टूडेंट, कॉमर्स के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डेप्थ में कोर्स। और कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। हमारा फोकस केवल उन 1% स्टूडेंट पर रहता है जिनको सिलेक्शन लेना है। बाकी 99% हम ये मानते हैं कि भीड़ है। कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये मानना पड़ेगा कि ये 1.5-2 साल लंबी यात्रा है। यदि आप ये सोच करके कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं कि हमारा तो अगले 2-2.5 महीने में सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ तक कि आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 दिन में सिलेक्शन ले लो, 30 दिन में ले लो, तो आप खुद को डिसअपॉइंट करेंगे। 1.5-2 साल मान करके चलिए। जैसे आप बीकॉम करते हैं तो आप ये मान करके चलते हैं कि 3 साल पढ़ाई करनी है। एमकॉम करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि 2 साल पढ़ाई करनी है। सीए करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि मिनिमम 4 साल पढ़ाई करनी है। तो कॉमर्स कंपटीशन को भी एक कोर्स मान करके ये मान करके चलिए कि 2 साल हमें प्रिपरेशन करनी है। जो भी बीच में एग्जाम आएंगे वो सारे देने हैं। डेप्थ में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक बार इस एग्जाम के लिए शॉर्ट में पढ़ लूंगा फिर से पढ़ लूंगा। एक सब्जेक्ट को एक ही बार में इतने अच्छे से पढ़ो कि फिर से नहीं पढ़ना पड़े। जनरल पेपर में डिफिकल्टी आती है, मुझे पता है, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने भी एग्जाम दिए हैं। तो कुछ जनरल पेपर में कॉमर्स जितना आनंद कभी नहीं आएगा, न उतना कॉन्फिडेंस आएगा। आप बस उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। अगर किसी बच्चे ने 2 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, तब तो मैं मानता हूं कि जनरल पेपर अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन यदि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे हो और जनरल पेपर में 50% मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो इसमें केवल और केवल आपकी गलती है, आपने तैयारी की ही नहीं है। इवन अभी एग्जाम है 15-20 दिन बाद में, राजफेड का। बच्चे बोलते हैं कि सर ये बताओ मैं कैसे करूं जीके की तैयारी, 10 ही क्वेश्चन आएंगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? भाई अब क्यों कर रहे हैं जीके की तैयारी? तो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है, तब भी तो तूने कुछ पढ़ा होगा।
ये थोड़ी इसके लिए स्पेशल जीके आएगी, स्पेशल पॉलिटी आएगी, तो आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन आने के बाद अब मुझे कोई तरीका बता दो, कोई इंपॉर्टेंट बता दो, कोई थोड़े से एमसीक्यू दे दो, उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यू डिक्टो नहीं मिलेंगे, न हमारे कोर्स से मिलेंगे, न किसी दूसरे कोर्स से मिलेंगे। अगर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 10 एमसीक्यू डिक्टो मिल भी गए, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन 10 एमसीक्यू का माहौल बना देगा। एमसीक्यू के भरोसे मत रहिए, कॉन्सेप्ट के भरोसे रहिए। आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, अब चाहे कुछ भी एमसीक्यू बनो, आपसे हो जाएगा। तो स्टूडेंट आशीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी सभी एग्जाम के फॉर्म भरेंगे और एक अच्छी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा हुआ इनका जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ, इनका सीईटी क्लियर नहीं हुआ, मुझे तो लगता है अच्छी बात है। इनका सीबीएसई अकाउंटेंट में हो गया, जो कि बड़ी पोस्ट है। अगली बार आपका सिलेक्शन होगा, आप यहाँ आएंगे, और हमें अच्छा लगेगा यदि आप कहेंगे कि हमने आशीष जी का इंटरव्यू देखा था, उससे हमें इंस्पिरेशन मिली। तो बिल्कुल आशीष सर। जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू।